आपने आज पूरे जोश में आए और आपने पढ़ लिया, 4 घंटे 6 घंटे आपने पढ़ा, अगले दिन फिर से आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, यानी कि आपका मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का कि क्या पढ़े। ये जो टॉप 10 टॉपिक्स हैं ये आपको ऐसे कि जो लास्ट मंथ आपको रिवाइज करने हैं, राइट, लास्ट मंथ में आपको पढ़ने हैं, वो है। इतना अच्छा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको गारंटी है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स नहीं करो, तो आपके पूरे वो सॉल्व होंगे, पूरे मार्क्स आपके बनने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जैम एंड CSIR नेट चैनल में, और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, तो वो है लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी फॉर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैथमेटिक्स की न्यू फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, तो वो है मिस नीतू मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी। वेलकम मैम। तो आप पहले अपने बारे में बच्चों को बता दें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। So hi learners, this is Neetu Gupta and I have done masters in mathematics from Ramjas College, Delhi University and graduation in mathematics honors from Vivekanand, Delhi University, and I have qualified many exams like IIT JAM, GATE and various Central University entrance exams. Except it, I have taught in various coaching institutes. So thank you sir. ग्रेट मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। बिल्कुल। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें स्ट्रेटेजी यानी कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक है बी कंसिस्टेंट। तो आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आपने आज पूरे जोश में आए और आपने पढ़ लिया, 4 घंटे 6 घंटे आपने पढ़ा, अगले दिन फिर से आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, यानी कि आपका मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का कि क्या पढ़े। तो ऐसा नहीं, चाहे आप स्टार्टिंग से बनाओ कि मेरे को डेली का 2 घंटा पढ़ना है या 3 घंटे पढ़ना है, तो लेकिन वो 2 या 3 घंटे जो आप पढ़ोगे वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट पूरे के पूरे मंथ। ये नहीं कि आज आपने पढ़ लिए 2 घंटे, अगले दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, फिर तीसरे दिन फिर से आपका जोश जागा, आप 1 घंटे पढ़ लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी। बिल्कुल सर, सही बात कही। यही बच्चों, यही आप गलती कर देते हो कि आप कंसिस्टेंट नहीं रखते हो। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। जो दूसरी चीज आती है वो आपको क्या करना है, बिलीव इन योर एबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अपने आप में बिलीव रखो। अब बहुत से बच्चे क्या होता है सर कि कैसे करते हैं, अब उनको प्रिपरेशन तो उन्होंने बहुत अच्छे से कर ली होती है, बट उनको थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता है कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो बच्चा, आपको ऐसे नहीं करना है। आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पे हर एक बच्चे हैं, ठीक है, उसी मेंटल स्टेबिलिटी से, उसी प्रॉब्लम से वो भी गुजर रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप जो भी पढ़ रहे हो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो और अपनी एबिलिटी में बिलीव करो। तो मेरा तो यही सजेशन है सर कि सारे बच्चे अपनी एबिलिटीज में बिलीव करो। ये नहीं कि किसी और ने कुछ और 10 घंटे पढ़ रहा है और आप 4 घंटे ही पढ़ रहे हो तो आप डिमोटिवेट हो जाओ कि वो तो 10 घंटा पढ़ रहा है। हमें नहीं पता उसका 10 घंटा कितना प्रोडक्टिव है, हमें अपना 4 घंटा ही बहुत ही प्रोडक्टिव लाना चाहिए। बिल्कुल है ना सर? बिल्कुल मैम। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, चाहे सामने वाला 2 घंटा पढ़े चाहे 6 घंटा, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जितना टाइम आप दे रहे हो कि वो इनफ है, राइट। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कम टाइम दे रहे हैं तो आप उस टाइम को बढ़ाओ, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखो। तो थर्ड आपका है प्रिसाइज मटेरियल। प्रिसाइज मटेरियल मतलब ये नहीं कि आप डिफरेंट कोचिंग्स के मटेरियल उठा लेते हो, तो कुछ टॉपिक आपने उधर से पढ़े, कुछ टॉपिक उधर से पढ़ लिए और फिर आपने देखा कि आपका मैसअप हो गया, यानी कि किसी कोचिंग में कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रखी है, किसी अदर कोचिंग में उस अदर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो आपको उस एक्सप्लेनेशन में ही उलझ जाओगे। तो आपको एक ही मटेरियल फॉलो करना है, राइट। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अलग कोचिंग सेंटर का जो है उसका मॉक टेस्ट ले रहे हो यार, या उसका असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, वो कर सकते हो, लेकिन जो कंसेप्ट बेस्ड, जो आपका कंसेप्चुअल थ्योरी होगी, वो आपको एक ही कोचिंग सेंटर की फॉलो करनी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही सर। एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के ले सकते हो, साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने की कोशिश क्या करो, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से अच्छा कोई और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो, अगर हमारे पीडब्ल्यू से ले रहे हो तो आप पीडब्ल्यू की ही बुक फॉलो करो, हम पे ट्रस्ट करो, हम आपको जो भी मटेरियल देंगे बहुत सही देंगे। तो ठीक है, आपको एक जगह से प्लानिंग करनी है, वहीं से पढ़ाई करनी है, ये उलझना नहीं है कि 4 जगह से हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट आता है आपका रिवीजन और रिकॉलिंग। तो हाँ, रिवीजन और रिकॉलिंग कैसे करना है। अब आपने जैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो आप डेली रिवाइज करो। आज दिन भर में जो पढ़ा, शाम के टाइम पे क्या करो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो 1 घंटे स्नैक्स के टाइम पे। डेली ऐसे रिवाइज करो। साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स आपने कवर करा है एक वीक में, उसे हर वीकेंड पे आप उसे वीकली इवेल्युएशन करो, उसको पढ़ो अच्छे से और पूरा रिवीजन करो।
अब क्या होता है, एक वीक आपने ऐसा कर लिया, नेक्स्ट वीक आपको कैसे करना है कि नेक्स्ट वीक से डेफिनेटली आप दूसरा टॉपिक लेने वाले हो, तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो आपने लास्ट वीक का पढ़ा है बच्चा, उसे आप रिकॉल करो। तो रिवीजन में आपको करना है, क्या करना है, उसी वीक का उसी वीक के अंदर पढ़ना है। रिकॉलिंग में आपको क्या करना है कि जो लास्ट वीक में आपने पढ़ा है या फिर लास्ट टू लास्ट वीक में पढ़ा है, मतलब जितने भी प्रीवियसली आपने पढ़ा है उन सारी चीजों को रिकॉल करना है। और रिकॉलिंग कैसे करना है, जब भी आपको फ्री टाइम मिले अपने लेजर टाइम में उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। तो ऐसे ही आपको अपनी प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट है, बिल्कुल, मैम ने पहले ये सही कहा है कि आपको रिवीजन एंड रिकॉलिंग बिल्कुल। बिल्कुल करनी है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने एक वीक में पढ़ लिया जो टॉपिक्स, राइट, आपने कर लिया उसको, फिर अगले नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट टॉपिक करोगे तो साथ के साथ उसको भी रिकॉल करते जाओ। 1 घंटा या 2 घंटे दो कि मैंने नेक्स्ट वीक क्या पढ़ा है, उसको जब आप रिकॉल करोगे तो क्या होगा, आपके जो भी टॉपिक्स होंगे सारे के सारे वो एक साथ आपके साथ चलते रहेंगे। ये नहीं कि आपने फर्स्ट टॉपिक बिल्कुल पढ़ा, सर, बिल्कुल आप सेकंड पाए तो आप फर्स्ट को भूल गए, तो ये चीज नहीं होगी रिकॉलिंग करने से, बिल्कुल। राइट। और इसके साथ साथ मतलब आपका सारा कुछ बेस बना रहेगा। और एग्जाम के लास्ट डे पे सर क्या होता है कि बच्चे एकदम से परेशान हो जाते हैं कि 2 दिन रह गया है और हम सब कुछ भूल चुके हैं, तो वो बिल्कुल वाली बिल्कुल। फीलिंग आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी रहेगा कि भाई हमने रिवीजन रिकॉलिंग सब कुछ करा है। तो आपको वो एक जो फियर होता है उस फियर से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो आपको कॉन्फिडेंस बना बिल्कुल। रहेगा उसमें, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है रिवीजन एंड रिकॉलिंग। रिकॉल। तो इसके बाद आता है आपका अटेम्प्ट, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। तो आपको पीवाईक्यू, जितने भी प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज वो मस्ट है कि सॉल्व करने हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पैटर्न ही नहीं पता चलेगा कि वो किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि सीएसआई नेट किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है, और फ्रेम जब आपको पता चल जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो आपको इजीली वो क्वेश्चन समझ में आएगा और आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सर अगर वही चीज मैं ऐड करना चाहूँ थर्ड और फिफ्थ को, तो वही बात सर कह रहे हैं कि आप 50 जगह से कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लेके मटेरियल सॉल्व करोगे तो क्या मतलब है, आपको बेस्ट जो भी आपके लास्ट ईयर में आए हुए हैं उनसे अच्छा क्वेश्चन को कोई और कौन ही बता सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैम। पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करो। और सर एक और चीज होती है कि पीवाईक्यू बच्चे कैसे करते हैं, अब उन्हें क्या है कि पेपर मिल गया, अब वो 6 घंटे 7 घंटे पूरे एक दिन 2 दिन मतलब ऐसे एक पेपर को जितनी मर्जी उतने दिनों में उसे अटेम्प्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपको, एक पेपर को जैसा समझ लो कि वो मेन एग्जाम है, आपको टाइमर लगाना है 3 घंटे का, एकदम पेपर का जो एटमॉस्फेयर होता है वही एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर लगाना है आपको और वैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको ये जो पीवाईक्यू है ये भी आपका एक टेस्ट सीरीज का काम करे, ठीक है। बिल्कुल और आपसे कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो, आप वहां से भी इवेलुएट करो कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो ऐसे आपको पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है। पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने के भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ट्रस्ट अस, ये जो पीवाईक्यू का तरीका है ना ये बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल। सर ये मॉक टेस्ट के आपका, बारे में थोड़ा बता दो आप। देखो मैम ने पहले जो कहा कि आपको एक टाइम ड्यूरेशन में करना है, इससे क्या हेल्प होगी आपको कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल आ जाएगी कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करो या कोई भी मॉक टेस्ट दो तो आपको एक टाइम में ड्यूरेशन फिक्स कर लेनी कि मेरे को ये 2 घंटे में करना है या 3 घंटे में करना है, तो उस टाइम के ड्यूरेशन आपको वो पेपर सॉल्व करके देखना है। सर बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि मतलब ये सारी चीजें करने का क्या मतलब है, हमने तो उस कोचिंग की सारी चीजें पढ़ रखी है, असाइनमेंट सॉल्व कर रखा है, डीपीपी, तो मॉक टेस्ट का क्या एंड में फायदा। तो बच्चा क्या होता है फायदा, आप जितनी भी सिली मिस्टेक्स करते हो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे तो हमारे पास बहुत टाइम होता है, एम्पल ऑफ टाइम होता है, जैसे मर्जी वैसे करते हैं और सिली मिस्टेक्स बहुत कम होता है। लेकिन जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप अपने आप के साथ डील नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चों के साथ आप एग्जाम को वो अपीयर करोगे मॉक टेस्ट में, तो वो एक आपको एग्जाम की फीलिंग दे देगा, वो एटमॉस्फेयर दे देगा। साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि सर ने बताया कि वो स्किल आपकी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपके जो इतने भी सिली डाउट्स हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, वो भी क्लियर होगी, खत्म होगी। तो इसी के साथ हम ऐसे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपको मस्ट है कि ये आपको फॉलो करना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है सीएसआई नेट में। तो नेक्स्ट है आपका, अब हम बात कर लेते हैं पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि पेपर आपका किस तरीके का आता है, उसका पैटर्न क्या होता है। देखो, तो आपका जो पेपर होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जैसे कि देखो आप देख सकते हो यहाँ पार्ट ए है, यहाँ पार्ट बी है और ये आपका पार्ट सी है। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, एंड पार्ट बी में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 40 क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। तो ये भी आपका जो होता है ये एमसीक्यू टाइप होता है, एंड जो ये होता है ये भी आपका एमसीक्यू टाइप होता है, राइट। यहां पर क्या होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है।
अब आप आता है आपका पार्ट सी। तो पार्ट सी होता है आपका 4 पॉइंट, यानी कि टोटल जो इसकी वेटेज है वो है 60 मार्क्स, राइट। एंड यहां पर जो एक क्वेश्चन की जो वेटेज है, एक क्वेश्चन जो होता है यहां पर वो होता है आपका 4.75 मार्क्स का, लेकिन ये होता है आपका एमएसक्यू टाइप का। किस टाइप का? एमएसक्यू। यानी कि यहां पर जो आपके ऑप्शन होंगे वो सिंगल और या फिर सारे के सारे ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। मोर देन वन होता है, More than one, yeah. मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन ये होता है। और इसमें जो आपको अटेम्प्ट करने क्वेश्चंस, देखो इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, आपको ओनली अटेम्प्ट करने हैं यहां पर 15 क्वेश्चंस 20 में से। और यहां पर जो आप अटेम्प्ट करोगे पार्ट बी में, यहां पर 40 क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसमें से अटेम्प्ट करने हैं 25। एंड पार्ट सी में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो करने होते हैं ओनली 20 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न होता है। अब बात करते हैं यहां पर मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स की, राइट। वो आपको नीतू मैम एक्सप्लेन करेंगी। तो हाँ जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि पेपर में क्वेश्चन कितना आता है इससे इम्पोर्टेंट है कि कितने क्वेश्चन करना। और सीएसआईआर में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं और लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन की वजह से वो सारा ही अटेम्प्ट करने लग जाते हैं और टाइम वेस्ट करने चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। रही बात आपको मैक्सिमम मार्क्स की, तो जो 15 क्वेश्चंस है वो कितने, अब जैसा कि सर ने बताया ये 2 मार्क्स का है, तो 15 इंटू 2 दैट इज 30, तो ये 30 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और ये कितने मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 3 का, तो ये हुआ 75। सिमिलरली आपके पार्ट सी में दैट इज एमएसक्यू में 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका उसका वेटेज होता है 4.75, तो दैट इज 95 मार्क्स का ये अकेला ये सेक्शन आपका कंटेन करता है। अब सर आप ये बता दो कि नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है। देखो जो नेगेटिव मार्किंग होती है पार्ट ए और पार्ट बी में होती है, पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब पार्ट ए में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है आपकी एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 0.05 मार्क्स, लगभग हाफ मार्क्स, राइट, 0.05 मार्क्स। एंड इस पर जो होता है जो वो होता है 0.75, तो ये करेक्शन कर लेना 0.50 है, राइट। एंड यहां पर होता है आपका 0.75। तो ये इसमें किसमें पार्ट बी में, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5, एंड यहां पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग है 0.75। यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मान चलो यहां पर ऑप्शन जो पार्ट सी है, यहां पर अगर 2 ऑप्शन ट्रू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और सी ऑप्शन ट्रू है और आपने यहां पर सिर्फ सिंगल ए पर ही टिक करा है, आपने सिर्फ ए पर ही टिक किया है, सी आपने छोड़ दिया, तो यहां पर ये आपका जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा गलत। यहां पर आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब right? पार्शियल आपकी मार्किंग नहीं होती, आपने पूरा अटेम्प्ट किया, पूरा आपका आंसर सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। कहीं भी आपने एक ऑप्शन छोड़ दिया या फिर एक आध ऑप्शन और एक्स्ट्रा कर दिया तो आपको पार्शियल मार्किंग नहीं होती है। तो बेस्ट चीज है बच्चा, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करने के लिए कंसेप्ट पे आपको अच्छे से काम करना होगा, बिल्कुल। तो एक और चीज, ये जो पहला यूनिट होता है जो पार्ट ए होता है वो केवल और केवल जनरल एप्टीट्यूड को कंटेन करता है और जो पार्ट बी पार्ट सी होता है ये मैथमेटिकल साइंस को कंटेन करता है। तो सिंस हम मैथमेटिक्स के हैं स्टूडेंट्स, आप सभी मैथमेटिक्स के हो, तो हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि मैथमेटिक्स के पेपर को कैसे डील करना है। तो हमारा नेक्स्ट है कि टॉप 10 आपका टॉपिक्स, मैथमेटिक्स में टॉप 10 टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं जिसे हम अटेम्प्ट करके एक अच्छा स्कोर लाए, एक अच्छी रैंक अटेम्प्ट करें। ये जो टॉप 10 टॉपिक्स हैं ये आपको ऐसे है कि जो लास्ट मंथ आपको रिवाइज करने हैं, राइट, लास्ट मंथ में आपको पढ़ने हैं वो हैं। तो जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 में से आपको 2 टॉपिक उठाने हैं, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, जिसकी जो मार्क रेंज है रियल एनालिसिस की वो है आपकी 45 टू 70 मार्क्स, यानी कि रियल एनालिसिस आपका लगभग 45 टू 70 मार्क्स के बीच में आता है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं आपके 15 टू 20 क्वेश्चंस, राइट। तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सेकंड आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, इसमें भी आपके मार्क्स रेंज होती है वो होती है 40 टू 70, राइट, यानी कि यहां से 40 टू 70 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर आता है पेपर। एंड इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके होते हैं 15 टू 20 के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। अब यूनिट 2 मैम आप एक्सप्लेन करिए।
बिल्कुल सर, तो एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जैसा कि आपका रियल एनालिसिस है, तो बच्चों को सर क्या होता है, फोबिया होता है रियल एनालिसिस का, कि रियल है इसे कैसे हम अटेम्प्ट करें। तो बच्चा आपको क्या करना है, रियल की एक ब्यूटी है, रियल भले टफ है लेकिन रियल आपका सेगमेंटेड है। तो अगर आपको जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही उस टॉपिक पे थोड़ा काम कर लो, अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा उसको रिलाई कर सकते हो, क्योंकि अभी तो हमारे पास 1 महीना ही रहा है सर। जैसे बिल्कुल कि अपना सीक्वेंस एंड सीरीज है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, काउंटेबिलिटी, ये एक सेगमेंट में आ गया। दूसरे में एलसीडी, डेट इज लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इस टाइप से आ गया। तीसरे में फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, सीक्वेंस, सीरीज ऑफ फंक्शन। तो जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है वहां पे काम करो। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पे काम करो। तो रियल में आपको ऐसे चलना है। हाँ, लास्ट लीनियर मंथ तो बहुत आसान होता है जहां बिल्कुल तक हमें पता है ना सर। बिल्कुल। तो लास्ट मंथ में आपको ये नहीं कि अगर आपको कोई टॉपिक बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप उसी में लगे रहो, तो आप उसको स्किप करो, राइट। बिल्कुल आपको लास्ट मंथ में वो टॉपिक करने हैं जो आपको थोड़े बहुत आते हैं और आपको थोड़ी बहुत मेहनत करके आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो ऐसे टॉपिक करने हैं, राइट। तो हमारे हिसाब से ये वही टॉपिक है। बिल्कुल सर, वही सर कह रहे कि आपको जिद्दी नहीं बनना है, रिजिड नहीं बनना है हाँ किसी टॉपिक को लेके कि नहीं ये तो मैं करके ही रहूंगा या रहूंगी, वो चीज नहीं लानी है। लास्ट आपको मंथ एक में, स्मार्ट वर्क करना है। राइट, लास्ट मंथ में आपको स्मार्ट वर्क करना है, यही मैं बिल्कुल बोलने वाला था। तो सर दूसरा यूनिट है आपका जो कंटेन करता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, जो स्कोर कंटेनिंग है ज्यादा, दैट इज मॉडर्न एल्जेब्रा। अब मॉडर्न एल्जेब्रा में बच्चा आपका क्या आता है, ग्रुप थ्योरी आती है और रिंग थ्योरी आती है। तो ये कितना इसका वेटेज होता है मार्क्स का अगर बात करें तो 25 to 45 ये मार्क्स कंटेन करता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं इसमें, 6 to 8। अगर हम बात करें नंबर थ्योरी की, तो नंबर थ्योरी से हर साल एक आध क्वेश्चन तो जरूर ही आता है, और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 3 to 7.75। इसके साथ ही आता है नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जैसा रियल एनालिसिस है, कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो उस पोर्शन को आप स्टॉप कर सकते हो। बाकी वो भी जैसा रियल सेगमेंटेड है वैसे कॉम्प्लेक्स भी सेगमेंटेड है। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत इजी टॉपिक है बहुत इजी, इसका इसमें। सर नाम है कॉम्प्लेक्स हाँ, लेकिन लेकिन है ये बहुत बहुत easy। आसान, सच में। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले होते हैं, वो बिल्कुल आपको याद बिल्कुल। करने हैं। अगर आपको और अच्छे से, रेसिड्यू, कॉम्प्लेक्स हाँ ऑफ इंटीग्रेशन, ये इससे क्वेश्चन तो बनने ही बनने होते हैं। सिंपल है, बस आपको इसकी स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए, जिसमें थ्योरम्स एग्जैक्टली, ज्यादा हैं वो स्टेटमेंट से आपको याद है, तो आप इजीली इसमें से अटेम्प्ट कर बिल्कुल लोगे। सही बात है और सर। जो इसकी वेटेज है मार्क्स, वो 25 to 35 मार्क्स रहता है, और लगभग इसमें से 5 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सर आपका यूनिट 3 आप एक्सप्लेन कर दो बच्चों को। तो यूनिट 3 जो है ये एक तरीके से अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन है। ये तो संजय सर का फेवरेट है भाई। बिल्कुल, आपके संजय सर ओडी कराते भी है, और देखो संजय सर आप यहाँ भी स्ट्रेटेजी कुछ बताओ अपने टॉपिक का। देखो यूनिट 3 में जो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल कुछ फॉर्मुलेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स आपको याद है, उस पर अगर आपने अच्छे से पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, इसमें तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। Exactly. अगर आपने एक टाइम अच्छे से इसको समझ लीजिए और मेथड आपने अच्छे से कर लिए इसके, और थोड़े बहुत आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, या आप कहो या आप सिर्फ यहाँ से पीवाईक्यूज कर लो इनके, तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर लोगे। आपको इसमें ज्यादा इसको रिवीजन या फिर रिकॉलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बना के इसके फॉर्मूले एक पेज पर लिख लेने हैं। तो इसमें क्या होता है, लगभग 15 to 25 मार्क्स का ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और लगभग 4 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसके बाद आता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपको नीतू मैम पढ़ाती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक तरीके से इजी है, ये भी पूरा फॉर्मूले बेस पर है, राइट मैम। बिल्कुल सर, जैसे जो स्ट्रेटेजी आपको ओडी के लिए लगानी है सेम आपको पीडी के लिए लगानी है, और बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 होता है, यहाँ पे मोर देन 1, तो बस काम वही है, बस इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी में चेंजेस है। तो सेम स्ट्रेटेजी इसमें भी रखना है, केवल जैसा कि सर ने बताया, केवल आप पीवाईक्यू भी कर लो और ईमानदारी से अच्छे से पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लो, तो बेटा आपका अच्छे से सिलेक्शन, वहां से क्वेश्चन आपके सॉल्व होने ही होने हैं। पता है क्या सर, अप्लाइड पोर्शन की एक ब्यूटी होती है कि अगर आपने सच में वहां पे काम किया है, सच में प्रैक्टिस करी है ना, तो आपको मार्क्स पूरे मिलने ही मिलने होते हैं। अब जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया, आंसर आ गया उसका, अब उससे कुछ और हटके आंसर थोड़ी आ सकता है। बिल्कुल प्योर में थोड़ी तो बहुत कंफ्यूजन रहती है, सेल्फ डाउट हो जाता है, अच्छा कहीं दूसरा ऑप्शन भी तो सही है या नहीं। तो अप्लाइड की इतनी अच्छी चीज है, और ओडी सर ने इतना अच्छे से करा है। सर मैंने खुद आपके लेक्चर्स देखे एंड आई वाज वेरी, मतलब मैं इतनी खुश थी कि वाओ कितना अच्छा डिलीवर हो रहा है बच्चों को, इतने अच्छे कंसेप्ट, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आई होप ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, और इसको पूरा एग्जाम में आपको अप्लाई करना है और ड्यूरिंग प्रिपरेशन।
तीसरा आता है सर इंटीग्रल इक्वेशन, तो आप एक्सप्लेन कर दो बच्चों को। देखो इंटीग्रल इक्वेशन भी एक इजी टॉपिक है, ये भी पूरे पूरे इसमें फॉर्मूलेस होते हैं, वो आपको याद करने हैं। तो इसमें जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो लगभग जिसका वेटेज होता है वो 3 to 12.50 मार्क्स का होता है, राइट। और जो इसमें क्वेश्चन आता है वो या तो एक क्वेश्चन आएगा या फिर यहाँ से 3 क्वेश्चंस या 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे ही कुछ आते रहते हैं। तो इसके फिर बाद वो आता है आपका आपका COV का। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। देखो ये भी बहुत इजी टॉपिक है, ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें यूनिट 3 में ये बहुत इजी टॉपिक है। और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, अगर ओडी और पीडी को हटा दे, जैसे इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, ये छोटे टॉपिक्स है। 4 या 5 दिन का टॉपिक है, मतलब हाँ। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो इसे, तो 4 दिन में अगर आप 2-2 घंटे भी देते हो बच्चों, तो आप आसानी से इसे 4 दिन में खत्म कर सकते हो। या अगर आप एक दिन में 6-6 घंटे देते हो, तो आसानी से आप इसे 2-3 2 दिन दिन में में खत्म कर सकते हो। बिल्कुल। तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको गारंटी है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, तो आपके पूरे वो सॉल्व होंगे, पूरे मार्क्स आपके बनने वाले हैं। बिल्कुल। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का ये है वेटेज 3 से लेके 7.75, जहां पे आपके क्वेश्चन आते हैं 1 to 2, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी ऐसे ही कुछ आता रहता है। यूनिट 4। अब सर क्या होता है यूनिट 4 में, हमने ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक खुद से ऐड ऑन करा है हमने, क्योंकि अब ये तो रही बात बेटा आपकी मैथमेटिक्स की। यूनिट 4 होती है जो, वो होती है स्टैट्स के लिए। तो सिंस हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप मैथमेटिक्स में तो ऐसे काम कर ही सकते हो। अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट हो, फिर भी आपको रियल और लीनियर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है, चाहे वो मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स में हो या फिर स्टैट्स में हो, ये पढ़ना पड़ता है। अब मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को क्या होता है सर कि स्टैट्स का थोड़ा फोबिया होता है, वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप सभी मार्कोव चेन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसा कि सर ने बताया ये बहुत छोटे टॉपिक है, सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन। सिमिलरली ये भी एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, 3 से 4 दिनों में आप इसे कवर कर सकते हो, और जिसका वेटेज काफी अच्छा खासा है आपके एग्जाम में 3 to 12.50, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं 1 to 3, मतलब कभी 1 बन जाता है, कभी 2, कभी 3, ऐसे कुछ बनते हैं। तो ये है कुछ टॉप 10 टॉपिक्स जिसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सर कुछ और ऐड ऑन करना चाहोगे आप? तो जैसे देखो मैम ने बोला कि जो यूनिट 4 है वो आपकी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक है, तो मैथ वाले क्या करते हैं इसको स्किप करते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप इसको स्किप बेशक करो, लेकिन इस वाले टॉपिक को स्किप ना करें, मार्कोव चेन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से जो आप थ्योरी पढ़ोगे ना वो बहुत थ्योरी मतलब कि हाँ बहुत ही आसान है, और वहां से जब आप देखोगे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सर तो बच्चों के 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं भाई, बिल्कुल। देखो ये इतना अच्छा खासा वेटेज ले रहा है, और बिल्कुल। जितना इतना मेरा अच्छा एक फ्रेंड आसान है टॉपिक उसका अच्छा। जो सिलेक्शन रुका था वो सिर्फ 0.5 मार्क्स से रुक गया था, बताओ। सोचो कितना दुख होता है। बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने खुद भी देखे हैं, अपने फ्रेंड्स के, सीनियर्स के, जूनियर्स के, अपने कुछ स्टूडेंट्स के भी, जिनके बहुत ही कम मार्जिन से एग्जाम में सिलेक्शन रुका है। तो बहुत ही दुख होता है सुन के कि मतलब बच्चे में पोटेंशियल तो है, बट एक सिली मिस्टेक, मतलब कुछ भी कह सकते हैं उसे, लक भी कह सकते हैं, बस उसके वजह से नहीं हो रहा है। तो बेटा आपको ये चीज तो करना ही करना है, जहां तक हम आप सोच पा रहे हैं, हम आपका सजेशन हमारा यही है कि आप ये चीज करो। बाकी इट इज अप टू यू कि अगर आप इन चीजों में ही, अगर आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, 1 महीने में आप इसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो इस पे तो आपको काम करना ही करना है। और अप्लाइड के इन सारे टॉपिक्स पे तो आपको डेफिनेटली काम करना है, क्योंकि वो टॉपिक है ना कि मतलब जैसे ही सॉल्व किया आंसर आए आपके पूरे मार्क्स। हाँ थोड़े लेंथी हो सकते हैं, लेकिन वो लेंथी भी आपके जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना ज्यादा। अप्लाइड सर पेशेंस मांगता है कि तुम बस मुझे पेशेंस दो और मैं तुम्हें पूरे मार्क्स दूंगा। वाह वाह सर, क्या डायलॉग बन गया। तो मतलब ये चीज है इसकी। तो चलो इसी के साथ हमारी ये चीजें थी, हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया कि आपकी टॉप 10 टॉपिक्स क्या रहने वाले, पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, साथ ही साथ आपको कैसे प्लानिंग करनी है, जो स्ट्रेटेजी हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया, ठीक है। तो सर कुछ और बताना चाहोगे आप? तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी, आपको देखो इसको फॉलो करना है। क्या रहना है, देखो फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ये आपको याद रखना है, दोबारा से मैं रिकॉल करा देता हूँ। बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना है, एंड बिलीव इन योर एबिलिटी, अपने ऊपर विश्वास रखना है, दूसरे को देख के कभी डिमोटिव मत होना। कि अगर मार्क्स लो क्या होता है ना, कई बार हम दो, जैसे मार्क्स लो हम क्या है एस्पिरेंट्स हैं, मैम ने देख लिया, मैम ने कुछ क्वेश्चन पूछा और मेरे से नहीं बताया गया, तो हम क्या करते हैं अपने ऊपर शक करने लगते हैं कि नहीं यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। तो वो चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी। मे बी उस क्वेश्चन के लिए आपका वो वहां पे नहीं हुआ हो, बट क्या पता इनके पास बहुत अच्छी चीजें हो जो मुझे नहीं पता हो। तो हम अगले का मतलब वो सिनेरियो तो हमने सोचा ही नहीं, बस उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमने खुद को जज कर लिया, तो वो चीज नहीं करना है आपको। तीसरा प्रिसाइज मटेरियल, आपको एक ही
मटेरियल फॉलो करना है थ्योरी के लिए। हाँ, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट मटेरियल ले सकते हो, लेकिन थ्योरी के लिए बिल्कुल, एक ही स्टैंडर्ड आपको मटेरियल फॉलो सर करना है। उसमें भी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो एक पैटर्न के 10 क्वेश्चन लगा के बहुत खुश हो जाते हैं। तो बेटा आपको ये नहीं करना है। क्या मतलब उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का? उस खुशी का क्या मतलब? आपने जो 4-5 घंटे लगा के 10 क्वेश्चन किया, आप सारे पैटर्न के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इसके बजाय कि एक पैटर्न के 10 क्वेश्चन को। तो आप क्वालिटी पे काम करो, ना कि क्वांटिटी पे। क्लियर है? राइट। एंड रिवीजन एंड रिकॉलिंग, जैसा कि आपको बताया, ये करना है। एंड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड बिल्कुल, पीआईक्यू, ये तो मस्ट है, ये तो मतलब मस्ट है। ये तो मतलब ये वो लास्ट चीज के है दो ना। तो मस्ट हैं, ये तो करने बिल्कुल, ही हैं। ये तो तो करने ये ही था करने। आपका, ये स्ट्रेटेजी है और ये आपको फॉलो करनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो चलिए, ये था आपका स्ट्रेटेजी प्लान। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ कुछ नई जानकारियों के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे, नई प्लानिंग स्ट्रेटेजी के लिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद PW एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। गुड लक टू ऑल। थैंक यू।